Assalamualaikum dear students of class 6, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको बताया होगा बेटा, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर उठाया था जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के रिगार्डिंग में हमने कुछ बेसिक टर्म्स इसको समझने के लिए एनकाउंटर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था डाटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। चलिए इनका कोई रिकैप यहाँ पे लेते हैं। हमने आपको बताया था डाटा कलेक्टेड फैक्ट्स और फिगर्स होती है अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। वो जो कलेक्टेड फैक्ट्स और फिगर्स यानी कि डाटा को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है सर, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं या तो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन या वेरिएट वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जर्वेशन और वेरिएट वैल्यू रिगार्डिंग द डाटा। डाटा का जो हर एक आइटम होता है बेटा, वो असल में कहलाती है ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट वेरी डाटा या तो वेरिएट वैल्यू ऑफ दैट वेरी डाटा। और उसके बाद में हमने आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और आपके पास में कोई ऑब्जर्वेशन है या वेरिएट वैल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपका मतलब क्या। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन और वेरिएट वैल्यू is defined as the number of times that very observation occurs in our set data। जो हमारे पास में डाटा दिया गया है उसकी कोई ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, देखेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन उस पूरे डाटा में कितनी दफा है प्रेजेंट। जितनी दफा प्रेजेंट होगी वही बेटा वो नंबर जो हमारे पास में मिलेगा उसी को बोला जाएगा उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद में हमने आपको बताया था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जैसे हमने आपको बताया था जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करेगा डाटा, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ऑब्जर्वेशन डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। और हमने आपको बताया था क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है डाटा, ठीक है, तो इस केस में जो चांसेस ऑफ मिस्टेक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर को पता होती है कि मैंने कहीं पे गलती नहीं की है वाइल कलेक्टिंग द डाटा, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है बिल्कुल सही है। एज ए रिजल्ट ऐसा टाइप ऑफ डाटा हमारे पास में बहुत ही रिलायबल होता है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। यानी कि आफ्टर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो कंक्लूजन वहां से हम निकालेंगे या जो डिसीजन हम उस डाटा के ऊपर ले लेंगे आफ्टर एनालाइजिंग इट, ठीक है बेटा, वो बिल्कुल सच्चे और पक्के होते हैं। उसके कंपेरेटिवली में अगर हम देखेंगे जो सेकेंडरी डाटा होता है बेटा, उसमें इन्वेस्टिगेटर खुद तो कलेक्ट नहीं करता है डाटा, हमने आपको बताया था। वो कहां से लेता है वो डाटा, फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे उन सोर्सेज में न्यूज़पेपर्स आ सकते हैं, जिसमें जैसे उसमें आ सकते हैं टेलीविजन आ सकते हैं, इंटरनेट आ सकता है, पॉम्पलेट्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सभी सोर्सेज से जो डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है बेटा उसको बोला जाता है बेटा सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्योंकि किसी और बंदे ने कलेक्ट किया होता है और आप उसके ऊपर काम करते हो, एज ए रिजल्ट पता नहीं होती कि इन्वेस्टिगेटर ने वाइल कलेक्टिंग द डाटा अपने मफाद के लिए कोई ऑब्जर्वेशन को रॉन्गली पुट ना किया हो। अगर रॉन्गली पुट किया होगा इसका मतलब जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उसमें उस डाटा में उस इन्वेस्टिगेटर ने डाली है, हम तो उसको भी राइट मान के चलते हैं और फिर उस अपने डाटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो वहां से कंक्लूजन्स और हम डिसीजन ले लेंगे। सही बात है कि वो पक्के और सच्चे नहीं होंगे, लेकिन तब जाके भी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल लाइफ में इसे सेकेंडरी डाटा के ऊपर ही निर्भर होते हैं और इसी के ऊपर काम करना होता है और इसी से डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है। ये मान के हम चलते हैं कि जो डाटा होता है उसमें जो मिस्टेक्स है दे आर नेग्लेक्टेड, वो कोई मिस्टेक वहां पे नहीं होती है। और ये मान के चल के हम क्या करते हैं बेटा, डाटा को एनालिसिस और इंटरप्रेट और वहां से कंक्लूजन्स और डिसीजन हम लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी डाटा हैंडलिंग की स्टडी को बेटा हम अच्छे से एक लेवल के ऊपर लेके चले जाएंगे और कुछ और डेफिनेशन यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आएगी पहली डेफिनेशन, दैट इज रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड डाटा और उसके बाद में टैली मार्क, ठीक है। चलिए रॉ डाटा और ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम देखते हैं ये क्या बताते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ डाटा which is in an unorganized or unsystematic form. This is difficult to analyze, इंटरप्रेट एंड ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। हमने यहाँ पे रॉ डाटा को बताया है कि कोई भी ऐसा डाटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा या तो अनसिस्टमेटिक फॉर्म में होगा, यानी कि कोई उसूल हमने इस्तेमाल नहीं किया होगा उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, बल्कि वो ऐसे हैफेजर्ड मैनर में है, ठीक है। ना ही उसको कंडेंस किया है हमने, बल्कि वो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ना ही उसको सिस्टमेटिक अंदाज में हमने लिखा है। ऐसा डाटा क्या होता है बेटा, ऐसा डाटा बड़ा ही डिफिकल्ट होता है हमारे लिए इसकी एनालिसिस करना, जांच पड़ताल करना ऐसे डाटा की डिफिकल्ट होती है और तर्जुमानी करना ऐसे डाटा की डिफिकल्ट होती है। क्योंकि जांच पड़ताल करना और तर्जुमानी ऐसे डाटा की डिफिकल्ट होती करने, एज ए रिजल्ट जो मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस होते हैं यानी कि नतीजे वहां से निकालते हैं हम या कंक्लूजन कोई भी निकालते हैं बेटा, वो भी डिफिकल्ट ही होता है। इसका मतलब
ऐसे डाटा जो रॉ डाटा होगा उसके ऊपर डिसीजन लेना, दैट इज कंपेरेटिवली फॉर अस, दैट इज कंपेरेटिवली टफ टू टेक द डिसीजन फ्रॉम दैट वेरी डाटा। इसके बिलमुकाबिल में अगर हम देखेंगे बेटा, जो ऑर्गेनाइजर डाटा होता है उसकी डिफिनेशन क्या आ रही है, इट इज दैट टाइप ऑफ डाटा विच इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक फॉर्म। दिस इज इजी टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड ड्रा मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। यानी कि अगर कंपेरेटिवली देखा जाएगा, ये जो ऑर्गेनाइजर डाटा है बेटा बिल्कुल अपोजिट में होगा जब अगर हम इसको बिल मुकाबिल में देखेंगे किसके, रॉ डाटा में। ठीक है, रॉ डाटा के बिल मुकाबिल में ऑर्गेनाइजर डाटा को देखा जाएगा, बिल्कुल इसकी अपोजिट डिफिनेशन आ रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी डाटा जिसको हमने ऑर्गेनाइजर फॉर्म में लिखा हुआ होगा या सिस्टमैटिक फॉर्म या सिस्टमैटिक अंदाज से लिखा हुआ होगा किसी उसूल के तहत, ठीक है, तो ऐसे डाटा को बोला जाता है ऑर्गेनाइजर डाटा। तो रॉ डाटा को हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डाटा जो कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ होगा या तो सिस्टमैटिक फॉर्म या सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ होगा, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब इसका एडवांटेज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने का असल में हमें हमारा मकसद क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। दिस इज इजी टू एनालाइज, इसका ये फायदा होता है फिर ऐसा डाटा हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, इसकी जांच पड़ताल करनी, इसकी तर्जुमानी करनी, इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे लिए बहुत ही आसान होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी। और एज अ रिजल्ट क्योंकि जांच पड़ताल करनी हमारे लिए आसान होती है ऑर्गेनाइज्ड डाटा की करनी, और इसकी इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए आसान होता है। एज अ रिजल्ट जो मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस हम वहां से निकालना चाहेंगे वो भी हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। यहाँ कोई भी कंक्लूजन हम निकालेंगे, मीनिंगफुल कंक्लूजन हमारे ऑर्गेनाइज्ड डाटा से, वो हमारे लिए आसान होता है वो मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना। इसका मतलब डिसीजन कैन बी टेकन इजीली एंड करेक्टली ऑन बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो पहला जो हमारे पास में टॉपिक होता है, जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू ऑर्गेनाइज इट, यानी कि इसको सिस्टमेटिक अंदाज में कोई किसी तसलसल के साथ हम लिखे ताकि हम उसको एनालाइज आसानी से कर सके। ठीक है, और वहां से जो हमें नतीजे और डिसीजन लेने पड़ेंगे उस डाटा के ऊपर वो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, देखिए बेटा, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज द डाटा। हमारे लिए जो आपके लेवल की एक टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज द डाटा और टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द सिस्टमैटिक फॉर्म, उस टेक्निक का नाम है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो टैली मार्क को इंट्रोड्यूस करके हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट डू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज द डाटा, जैसे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास में है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में एक और टेक्निक आती है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या तो डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि बढ़ती हुई तरतीब या घटती हुई तरतीब से अगर हम अपने डाटा को लिखेंगे हम तब भी बोलेंगे हमने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा। ठीक है, तो वहां से हमारे लिए आसान होता है कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास में 100 ऑब्जर्वेशन का एक डाटा है, 100 ऑब्जर्वेशन उसमें है, हमने उसको ऑर्गेनाइजर फॉर्म में लिखा है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में वो लिखा है। आप जरा बताइए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस ऑब्जर्वेशन का होगा। अब थोड़ी ना इंटरमीडिएटली चेक करोगे, आप डायरेक्ट से जाओगे लास्ट ऑब्जर्वेशन पर। आपको पता है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो एक्सप्रेस किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, लिखा हुआ है इन एन असेंडिंग ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो लास्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी उसी का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा। तो आपको बीच में जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना डाटा को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना डाटा को, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना डाटा का या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना डाटा का, ये सभी टेक्निक्स है टू ऑर्गेनाइज द डाटा। इसी तरीके से हमारे पास में ग्राफिकल टेक्निक्स है टू ऑर्गेनाइज द डाटा, टू हैंडल द डाटा। वो ग्राफिकल टेक्निक्स में आता है हमारे पास में पिक्टोग्राफ, जो कि आपको पढ़ना भी है बेटा। उसके बाद में है बार ग्राफ, शायद वो भी पढ़ना है आपको। उसके बाद में डबल बार ग्राफ या डबल ग्राफ इसको बोला जाता है। और उसके बाद में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगेव। देयर आर सो मेनी ग्राफिकल टेक्निक्स एंड अलजेब्रिक टेक्निक्स which help us to organize the data, to write down the data in a systematic, to represent the data in a systematic form। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है टैली मार्क। टैली मार्क से आपका मतलब क्या, नई टर्म है जो डाटा हैंडलिंग के रिलेटेड में ही है, तो इस टैली मार्क को समझना पड़ेगा। लेकिन ये टैली मार्क हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक टर्म वहां पे इन्वॉल्व होती है जिसको बोला जाता है बेटा टैली मार्क। इस टैली मार्क को क्या बोला जाता है और इससे क्या मुराद है हमारी, वो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं। ठीक है, अ वर्टिकल बार विच इज ड्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेशन।
एक वर्टिकल बार जो ड्रा किया जाता है हर एक ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग में। हर एक ऑब्जर्वेशन जब हम परखते हैं अपने डाटा में तो एक वर्टिकल बार यूजुअली ड्रा किया जाता है, उसी को बोला जाता है बेटा टैली मार्क। टैली मार्क इट क्यों दिया जाता है, ये टैली मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा? इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब हम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते हैं बेटा, हमें पता नहीं होती है कि पीछे हमने कितनी ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास में उसकी कितनी ऑब्जर्वेशन आई है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आकर हो सकता है कि समटाइम्स वी मे फेल टू रिमेंबर दैट वेरी काउंटिंग जो प्रीवियस में हमने की है किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो टैली मार्क होता है, क्योंकि हमने वर्टिकल बार आर से बनाए होता है, तो अब हमें वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि पीछे कितनी ऑब्जर्वेशन आई थी, क्योंकि ये जो टैली मार्क होता है बेटा इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। ये हमारे पास में एक किस्म का रिमाइंडर होता है व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते समय ये हमारे पास में एक रिमाइंडर की मदद देता है कि हमें बताता है कि पीछे कितनी काउंटिंग आई थी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, चलिए बेटा हम पहली टेक्निक ऑर्गेनाइज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा सीखेंगे, जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझना चाहते हैं हम। असल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक टेक्निक है जिससे हम बेटा अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, there is a technique for organizing the data that is called a frequency distribution table। frequency distribution table, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझना चाहते हैं frequency distribution table ये हम समझना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को डायरेक्ट से टैकल करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना किसका है बेटा? डाटा का। तो डाटा तो कोई सिचुएशन हमारे पास में होगी, जिस सिचुएशन को परख के हमने कोई ऑब्जर्वेशन ढूंढी होगी और उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, सिस्टमेटिक अंदाज में लिखना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे यहाँ पे। बल्कि ऐसा नहीं कि हमारे पास में हम यहाँ पे डाटा ऐसा नहीं ले लेंगे जो हमारे पास में रेडीमेडली अवेलेबल होगा और उसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ये मिसाल आपकी बुक में भी दी गई है। सिचुएशन क्या है बेटा? सिचुएशन है कि जंक्शन एक है, जंक्शन एक है। मान लीजिए वो जंक्शन ए हम बताएंगे, एक पॉइंट है। जंक्शन मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड आपस में मिलते हैं बेटा। सपोज ये रोड फर्स्ट है R1, दिस इज रोड सेकंड R2, दिस इज रोड थर्ड R3, दिस इज रोड फोर्थ R4। ये सभी रोड्स लिंक रोड्स इस मेन रोड के साथ मिलते हैं यहाँ पे जंक्शन ए पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होगा। देखिए बेटा, जब यहाँ से हैवी ट्रैफिक होगा तो गवर्नमेंट को फिर कोई तरीका ढूंढना होता है टू रिड्यूस द कंजक्शन ऑफ ट्रैफिक एट द जंक्शन। या तो वो फ्लाईओवर्स का इस्तेमाल करते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं। ये जंक्शन हमारे पास में। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे ट्रैफिक के कुछ पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स ऑफ द ट्रैफिक का मतलब कुछ ऐसा टाइमिंग होता है, कुछ ऐसी टाइमिंग होती है जहां पे ट्रैफिक का जो दबाव होता है, गाड़ियों की जो आमद रफ्त होती है जंक्शन पॉइंट पर, वो ज्यादा दिखाई देती है। जैसे कि सुबह की टाइमिंग और शाम की टाइमिंग में ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों पर, और एज अ रिजल्ट जो जंक्शन पे होता है ज्यादा लोड होता है ट्रैफिक का, हैवी ट्रैफिक होता है, उनको बोला जाता है पीक आवर्स। वो पीक आवर्स यूजुअली हमारे देश में पाए जाते हैं 9 to 10 AM। 9 to 10 AM अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, 9 to 10 AM, क्योंकि वो ऑफिस आवर्स होते हैं या स्कूल आवर्स होते हैं, सभी को अपने काम पर पहुंचना होता है इसी टाइम के दौरान। एज अ रिजल्ट जो व्हीकल्स वो अवेल करते हैं वो जंक्शन के थ्रू पास ही होते हैं। एज अ रिजल्ट ये पीक आवर्स होते हैं हमारे ट्रैफिक के। तो ये हमारे पास में जंक्शन है। अब यहाँ पे इस जंक्शन पे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो और आप ट्रैफिक को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, और वहां पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, असल में आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो व्हीकल्स है, कौन कौन सा व्हीकल, कितने कितने व्हीकल्स, डिफरेंट व्हीकल्स वहां से जा रहे हैं। हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर पासिंग। जैसे कि वहां पे ट्रक भी जाएगी बेटा, ट्रक भी जाएगी, कार भी जाएगी, मोटरसाइकिल भी जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जंक्शन पे कितने ट्रक्स इस पीक आवर के दौरान पास हुई। कार्स कितनी पास हुई, इसी तरीके से मोटरसाइकिल्स कितने पास हुए, बसेस कितनी पास हुई, ठीक है, टाटा मोबाइल्स कितने पास हो गए। तो इस जंक्शन के ऊपर आप
ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को हम रॉ डाटा की शक्ल में नहीं लिखेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजर वे में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मान लीजिए ये हमने ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कॉलम में व्हीकल्स, ठीक है बेटा। और दूसरे जो कॉलम में हम लिखेंगे टैली मार्क, क्या लिखेंगे बेटा, टैली मार्क। और तीसरे में लिखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी, या इसको बोला जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स। सपोज व्हीकल जो आप वहां से गुजरते हुए देख रहे हो ना बेटा, उसमें आती है बेटा, एक तो आता है कार, ठीक है, दूसरा आता है मोटरसाइकिल, तीसरी आती है ट्रक, और उसके बाद में आती है बस, ठीक है, बस आती है, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारे व्हीकल्स हो गए, हम उनके बारे में जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। सपोज ये व्हीकल्स आप देख रहे हो इन पीक आवर्स के दौरान इनके आमद रखता है, ठीक है। जब सपोज कुल मिला के इस पूरे घंटे में 9 to 10 AM कितने घंटे आते हैं, 1 घंटा आता है ना, पूरे 1 घंटे के लिए आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा सपोज 14 कार्स का गुजर हुआ। जब आप देख रहे हो ना जंक्शन को क्रॉस कर रही है एक कार, आप यहाँ पे एक टैली बार लगाते हो, एक वर्टिकल बार लगाते हो। इसका मतलब एक कार ने ये जंक्शन पार किया है, दूसरी कार जब पास हुई तो आपने एक और टैली मार्क दिया, तीसरी कार जब पास हुई इस जंक्शन के थ्रू आपने एक और टैली मार्क दिया, चौथी कार जब पास हुई तो आपने एक और टैली मार्क दिया। कुल मिला के आपने पूरे घंटे के लिए हाउ मेनी कार्स आपने पास इस जंक्शन के थ्रू पास नजर आई, यानी कि हाउ मेनी कार्स हैव पास्ड थ्रू दिस वेरी जंक्शन ड्यूरिंग दिस पीक आवर, दैट्स 1 hour 9 to 10 AM, ठीक है। 14 कार, ये कितने आई, 4 आई ना बेटा। जो 5वां टेलीमार्क है बेटा, जब आपने 5वीं कार को ऑब्जर्व किया कि उसने जंक्शन पास किया तो आपको वो टेलीमार्क क्रॉस टेली देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे गटरी बनाई कितने की, 5 की, तो 5 कार पास हो गई, ठीक है। वही मैंने बताया था, टेलीमार्क इज द वर्टिकल बार व्हिच इज ड्रॉन जब आपने ऑब्जर्वेशन पर की, ठीक है। तो 5वां टेलीमार्क यूजुअली क्रॉस टेली होता है। तो ये हम असल में गठरियां बनाते हैं ताकि हमें काउंटिंग में आसानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद में 6वीं वाली कार के लिए आपने जब देखी वो उसका गुजर हुआ जंक्शन के थ्रू, तो आपने एक और टेलीमार्क लगाया। फिर 7वीं वाली कार, 8वीं वाली कार, 9वीं वाली कार, जो 10वीं वाली कार होगी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेलीमार्क क्रॉस टेली देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा, पति कहिम कार, पति बहिम कार, पति त्रोहिम कार, तो 14वीं कार, ये 14 कार। और यहाँ पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी में 14, इसका मतलब 14 कारों का गुजर हो गए इस जंक्शन के थ्रू ड्यूरिंग दिस पीक आवर, दैट्स 9 to 10 AM, ओके। उसके बाद में मोटरसाइकिल, अगर आपने देखी सपोज 6 गए थ्रू दिस वेरी पीक टाइम, ठीक है, 6 मोटरसाइकिल। आप उसके लिए क्या करोगे बेटा, अगर जब आपने एक मोटरसाइकिल का गुजर देखा थ्रू दिस वेरी जंक्शन, आपने क्या किया, एक टेलीमार्क लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां टेलीमार्क क्रॉस टेली होगा, क्योंकि 6 ही मोटरसाइकिल आपने देखे इस जंक्शन के थ्रू गुजर रही है। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 6 लिखना पड़ेगा और 6 टेलीमार्क आपने यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रक्स, अगर आपने देखी होगी 3 ट्रक्स वहां से जंक्शन के थ्रू पास हो रही है ड्यूरिंग दिस पीक आवर, तो आपको 3 टेलीमार्क लगाने पड़ेंगे। वो कब लगाने पड़ेंगे, जब आपने जो ही आपने ट्रक को पार करता हुआ देखा इस जंक्शन को, तो आपको टेलीमार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी 3। तो बसेस अगर आपने 2 देखी पास होती हुई थ्रू दिस वेरी जंक्शन, आपको 2 टेलीमार्क लगाने पड़ेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, पूरे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें पहले हम आइटम का जिक्र करते हैं, फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी दफा वो आइटम आकर हो रहा है। अभी जो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम एक वर्टिकल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, which acts as a reminder, जिसका नाम है टैली मार्क। टैली मार्कर्स help us in counting the frequency of the particular item। तो इस तरीके से जब हम डाटा को एक्सप्रेस करते हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे इसका टोटल लिखा जाता है जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये मजीद आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपके एक्सरसाइज की, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी पहली एक्सरसाइज 17A का है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि बड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 17A एक्सरसाइज का, data collected from different sources are given below, identify the primary data and secondary data।
हमारे यहाँ डिफरेंट सिचुएशन दी गई है जहां से हमने डाटा को कलेक्ट किया है, मुख्तलिफ सोर्सेज से यहाँ पे सिचुएशन में कलेक्ट किया है डाटा। हमें यहाँ पे पहचानना है कौन कौन सा डाटा प्राइमरी होगा और कौन कौन सा डाटा सेकेंडरी होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला डाटा क्या है, डाटा फ्रॉम ए पब्लिक लाइब्रेरी। आप डाटा तो कलेक्ट करते हो लेकिन कहाँ से, पब्लिक लाइब्रेरी से। पब्लिक लाइब्रेरी से जो डाटा आप कलेक्ट करोगे, बोलिए बेटा वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा। आप तो इन्वेस्टिगेटर हो नहीं वहां पे, आपने खुद कोई चीज नहीं देखी वहां से, आपने बुक पढ़ी है और बुक से आपने कोई डाटा उठाया तो वो तो आपके लिए सेकेंडरी बन गया। आप इसको लिखोगे बेटा दिस टाइप ऑफ डाटा इज सेकेंडरी डाटा। पार्ट ए में सेकेंडरी डाटा। पार्ट बी में सिचुएशन क्या दी गई है, द फेवरेट चॉकलेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। सपोज क्लास 6 में आपके पास में 80 कुलीग्स है या 60 कुलीग्स है, 60 स्टूडेंट्स है आपके पूरी क्लास में, 6th क्लास में, ठीक है। उनकी चॉइसेस होगी चॉकलेट्स की, जो उनको बातें होगी, दे हैव देयर ओन फेवरेट चॉकलेट्स। अब जरा बताइए, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है जिसका कोई कुछ नाम होगा, उसके कुछ फेवरेट चॉकलेट्स है, सपोज किट कैट है, मिल्की बार है। तो जरा बताए वो जो फेवरेट चॉकलेट्स की चॉइसेस है, आपने अपने दोस्त के लिए उन चॉकलेट्स को चुना या खुद उसने चुना? खुद तो उसने चुना है ना। एज ए रिजल्ट जो चॉइसेस होगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो आपके क्लास में होंगे बेटा, ठीक है, उनके जो चॉइसेस होगी चॉकलेट्स के लिए, उनके फेवरेट चॉकलेट्स के लिए, वो प्राइमरी डाटा होगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन चॉइसेस। उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया किस में मजा उनको आएगा, किस चॉकलेट में उनको खाने में मजा आएगा, उसी तरीके से उन्होंने उस चॉकलेट को पसंद किया। एज अ रिजल्ट दिस टाइप ऑफ डाटा इज अ प्राइमरी डाटा। डाटा फ्रॉम द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, हमने आपको बताया था इंटरनेट जो है दैट्स सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पे जो तीसरा होगा सी पार्ट, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी डाटा, बिकॉज इंटरनेट से जो भी आपको डाटा मिलता है वो सेकेंडरी डाटा ही होता है। डी पार्ट क्या है, द फेवरेट ऑथर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। फिर से बेटा, फेवरेट ऑथर्स जो लेखक हो गए, लेकिन आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हो गए उनके जो फेवरेट लेखक हो गए, मनपसंद लेखक हो गए, ठीक है, जो राइटर हो गए उनके मनपसंद, ठीक है, वो डाटा क्या होगा, वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा? देखिए बेटा, आपका फिर से एक स्टूडेंट, आपके एक और एक दोस्त है जिसका कुछ नाम होगा, उसके कुछ फेवरेट राइटर्स है, फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर है या कोई और बंदा है उसका फेवरेट राइटर। अब जरा बताओ, वो जो चॉइस है फेवरेट राइटर की, उस एक स्टूडेंट के लिए, अपने दोस्त के लिए, आपने उस राइटर को आपने उसके लिए चुना या खुद उसने चुना? खुद तो इसने चुना ना। एज ए रिजल्ट जो फेवरेट राइटर्स हो गए हमारे क्लास के स्टूडेंट्स की, ठीक है बेटा, वो प्राइमरी डाटा में ही आएगा, बिकॉज स्टूडेंट हैज हिज ओन चॉइस, ओन टेस्ट, जिसकी वजह से उसने अपनी कैटेगरी में डाला है बेटा। सॉरी बेटा, लाइट ऑफ हुई तो यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर को रोकेंगे।